वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज जो है हम लोग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1981 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने अमेंडमेंट को इंक्लूड कर दिया है 1992 को। जैसे पिछले बार में जो आपका जो द फॉरेस्ट एक्ट था उसमें मैंने अमेंडमेंट को इंक्लूड कर दिया था, तो परेशान मत होइए, सारा मटेरियल आपके पास इसी स्लाइड में है। सेलेक्टेड लिखिएगा, सेलेक्टेड इसमें चुनिए, जो आपको अच्छा लगता हो उसको लिखिए। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें और बहुत ही जानकारियों के साथ इसको बनाया हूँ मैं। आज थोड़ा ये नया वर्ज़न है और लास्ट स्लाइड तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एक जनरल नॉलेज का इन्फॉर्मेशन भी आपको इससे मिलेगा। तो शुरू करते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1981 with amendment made in 1992. My name is Dr. Prakash Tiwari. शुरुआत करने से पहले कल मुझे जो है जयपुर से एक बच्चे का फ़ोन आया और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड, माने हमारा वर्ल्ड मतलब इन्वायरमेंट वालों का वर्ल्ड आप लोग देख रहे हैं। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने क्लास के बच्चों को कि अगर उनको नोट्स बनाना है तो वो अपना जिनके यहाँ इन्वायरमेंटल लॉ चल रहा है। तो उसने मुझे बोला कि सर कुछ थोड़ा सा वन महोत्सव पे भी डिटेल आप जानकारी दें, और स्कोप को लेके कुछ बच्चों ने सवाल किया था। तो ये जान लीजिए कि जो मैंने आपको स्कोप जितना भी बताया था एनवायरनमेंट में वो 90% है, अभी 10% और है। और हमारे यहाँ से तो इस बार 4 बच्चे जो है वो जल निगम में भी पोस्टिंग पाए हैं अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो आप पढ़ रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ का, उसके अंतर्गत में आते हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स और बच्चे लोग लगे हुए हैं। तो वन महोत्सव की बात उसने की थी। तो वन महोत्सव में क्या हुआ कि भारत में 1888 में पर्यावरण के लिए अंग्रेज़ों ने, पर्यावरण को ध्यान में रख के अंग्रेज़ों ने, ऐसे कहें तो ठीक रहेगा, पर्यावरण को ध्यान में रख के अंग्रेज़ों ने जो है फॉरेस्ट को कंसीडर किया एक्ट में पहली बार 1888 में। और वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्ट, मद्रास वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वो अंग्रेज़ों के पहले से, मैंने उनके आने के तुरंत बाद से ही वो वर्क करना शुरू कर दिया था। तो जब वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो वन महोत्सव की शुरुआत जो हुई आज़ाद भारत में 1950 में हुई, और उस समय KM मुंशी थे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड हुआ करते थे। तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि हम लोग अपने देश में फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ाएं। लास्ट स्लाइड तक देखिएगा, लास्ट स्लाइड में और भी रोचक जानकारियां हैं। तो अब यहीं से शुरू होता है वन महोत्सव की मनाने की तैयारी, वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो वन महोत्सव के रखे गए वो था, पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड टू द पोटेंशियल फूड रिसोर्स ऑफ द कंट्री। जंगल का मतलब है कि उसमें फलदार वृक्षों का भी रोपण हो। एक ही पेड़ का जंगल जो होता है वो अलग चीज़ है, पर कई सारे स्पीसीज़ के जो है एक साथ कलेक्टिवली रिच बायोडाइवर्सिटी करके अगर फॉरेस्ट कल्टीवेशन किया जाए तो वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना। भाई आप फल खा रहे हैं तो फल तो पेड़ से ही आएंगे। अब पेड़ ही कटते चले जाएंगे तो आपको फल का संख्या भी गिर जाएगा। एक पेड़ उतना ही फल देगा जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। फिर उसके बाद से आप हाइब्रिड खाने लगेंगे, ठीक है। और इधर आपकी आबादी बढ़ रही है तो रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से उसका भी रिक्वायरमेंट बढ़ाइए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसको ध्यान में रख के। फिर शेल्टर बेड का ग्रोथ करना, फिर प्रोडक्टिविटीज़ को इन्हांस करना, फॉडर लीव्स फॉर कैटल्स का जुगाड़ करना, व्यवस्था करना, क्योंकि ग्रेजिंग जो है
अगर हम सॉयल लैंड यूज़ प्लानिंग पढ़े हों, आप सिलेबस में आपके हो अगर, तो लैंड यूज़ प्लानिंग में देखेंगे कि जो ग्रेजिंग प्रैक्टिस है उसको बहुत सक्सेसफुल नहीं माना गया है। क्योंकि होता क्या है कि जब गाय या कोई भी जानवर ग्रेजिंग करता है तो ग्रेजिंग के दौरान जब वो पत्तियों को काटता है, नोचता है, तो वो उसको डीरूट कर देता है। और इस डीरूट होने से वो जो आपका ग्रास है उसमें जो भी आपका सॉयल होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही डीरूट हो गया और उतने दूर का सॉयल ईजिली विंड से, वाटर से इरोड हो सकता है। तो ये जो आपका ग्रेजिंग प्रैक्टिस है इसको मिनिमाइज करने के लिए और इसको स्किल्ड और एक फ्रिक्वेंट एक बैरिकेटिंग देकर, एक बैरिकेटिंग दे दें, एक पर्टिकुलर स्थान दे दें और उस पर ग्रेजिंग कराने के लिए डिटरमिन्ड किया गया। फिर इसके बाद से जो है ऑर्नामेंटल ट्रीज़ के बारे में, सुंदर सुंदर प्लांटेशंस के बारे में, सजावटी पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में, लैंडस्केप को खूबसूरत बनाने के लिए जंगलों का रोपण किया गया। टिम्बर को भी एज एन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर रखा गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है हाउस कंस्ट्रक्शन में, फेंसिंग में। फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, डिटोरिएशन सॉयल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी फॉरेस्टेशन ज़रूरी है और इसीलिए वन महोत्सव की शुरुआत की गई। फिर इसमें अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स, और अब तो ये बिजनेस हो गया है। देखिए, एक छोटी सी मुहिम एक व्यापार में तब्दील हो गई। जैसे कि एग्रो सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, आप लोग पढ़े होंगे अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं जो सुन रहे हो, या अपने ही बोर्ड में भी पढ़े होंगे। उसमें ये होता था कि खेतों के मेढ़ों पे पौधे लगाने की बात की जाती थी। सोरिया रोबुस्टा या डलबर्गिया सीसो टाइप के पौधों को, उनको रोपण किया होता था। फिर वो ट्री बन के ग्रो करते थे और अगर कोई पेस्ट आता था तो पहले उनसे इंटरेक्ट करता था और वहीं वो नष्ट हो जाता था, तो जिससे आपके खेत बचे रहते थे। प्रैक्टिस तो अभी भी चल रही है। कुछ बुद्धिमान लोग किसानों को बेवकूफ़ बनाकर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने गांव तक में इस मैसेज को पहुंचाएंगे। आपको जो है अपनी मिट्टी बचानी है पहले। तो कुछ विद्वान लोग किसानों को बेवकूफ़ बनाकर, मैं खुले आम कहता हूं यूट्यूब पर, बेवकूफ़ बनाकर किसानों को सफ़ेदा यूकेलिप्टस की खेती करवा रहे हैं। यूकेलिप्टस चाहे वो हाइब्रिड हो और चाहे वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में हो, वो दोनों ही बहुत बुरी तरह से भूगर्भ जल को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एब्जॉर्प्शन से वहाँ का भूगर्भ जल नीचे की तरफ जाता है और जिस इलाके में आप सफ़ेदा देख रहे हैं वहाँ पे भूगर्भ जल नीचे जाएगा और खेतों में उसकी मिट्टी खराब कर देगा। जहाँ भी सफ़ेदा लगा है आप जाके देखें, वहाँ की जो मिट्टी है वो बलुअट हो चुकी होती है, क्योंकि सॉइल के दो पार्टिकल के बीच में मॉलिक्यूल के पानी होना बहुत ज़रूरी है। रेक्टिफर इकोसिस्टम वहीं जर्मिनेट होता है, वहाँ पे रहता है। सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए वो पानी की आवश्यकता होती है। जैसे नीम का पौधा है, आप लगाएंगे तो नीम की पत्तियाँ जो है वो आपके खाद का काम कर देंगी आपके खेतों में गिर के, परंतु अगर आप सफ़ेदा लगाएंगे तो वो खेतों को बर्बाद कर देगा। और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे और समृद्ध वर्ग के हैं तो कृपया अपने गांव में इस तरह की प्रैक्टिस को रोकें और शीशम, साखों, इन सबों के पौधों को प्रमोट करें। क्योंकि देखिए, हमारा वो 3 इडियट का मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि चाबुक के डर से जंगल का शेर जो है वो भी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो उसको वेल ट्रेंड कहते हैं, नॉट वेल एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब ही है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। मैं करता हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ, जो भी बच्चे इसमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ सफ़ेदा को मत लगने दीजिए। लगा है तो उसको कटवा फेंकवाइए,
वो आपके सारे भूगर्भ जल को डिटोरिएट कर देगा और आप जो है एक समय आएगा कि आपका खेत खराब हो चुका होगा और खेत पे पानी नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगा, तो पैदावार वो कभी नहीं देगा जितना आप चाहते हैं। नतीजा क्या होगा कि आप ओवर फर्टिलाइज़र, ओवर पेस्टिसाइड, ओवर यूरिया का छिड़काव करना शुरू कर देंगे और नतीजा ये कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिकेंट्स एक्युमुलेट कर लेंगे, खा लेंगे, आपके शरीर में चला जाएगा। तो ये बहुत दूरगामी इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। और वन महोत्सव का मतलब ये नहीं था कि सफ़ेदा का प्लांटेशन हो। वन महोत्सव का मतलब था वन लगाना, सुंदर फूलों वाले, पुष्पों वाले और खुशबू वाले, फलों वाले, इन सब पौधों को लगाना चाहिए, न कि उस पौधों को लगाएं जिससे कि आपकी ज़मीनें बंजर हो जाएं। इसको ध्यान रखिएगा और प्लीज़ इसको आप शेयर करिएगा। आपको एक टीचर की तरफ से आपको ओथ है कि आप इसे करेंगे। और तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द फॉरेस्ट रूल 1981, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 20 जुलाई 1981 को। सेक्शन 6, इसमें एक ही फॉर्म है, GSR 719। इसमें 3 अमेंडमेंट रूल के अंतर्गत हुए हैं, 1987, 1989, 1992। ये मैं बहुत खोज के लाया हूँ। तो अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कमिटमेंट में, जिसमें आप लिखेंगे दिस एक्ट, होता तो एक्ट लिखते, रूल है तो रूल लिखेंगे। जैसे फॉरेस्ट में पीछे मैंने लिखा है, अभी आई बटन में आ जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। दिस रूल इज नोन एज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1981. It was implemented on 20 July 1981 with 6 section 1 form from GSR, General Subsidiary Rule, GSR 719, and it was amended in 1987, 1989, 1992. ओके, आगे चलते हैं। सेक्शन 2 है इसका डेफिनेशन। अच्छा, जो इसमें 6 चैप्टर है, सेक्शंस हैं। वो सेक्शन में पहला है शॉर्ट टाइटल, जो अभी आप पढ़े। सेक्शन 2 है डेफिनेशन। 2A 2B अमेंडेड है। 2A 2B अमेंडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी में अमेंडमेंट हुआ। B टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर में अमेंडमेंट हुआ है। तीसरा है सेक्शन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कमेटी। जैसे एयर में था बिजनेस, एयर रूल में बिजनेस आप पढ़े हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। चौथा है अप्रूवल, पांचवा है फंक्शन ऑफ द कमेटी और छठा है पावर टू टेक एक्शन। ये सीक्वेंस में है और यही सीक्वेंस अंदर हम लोग देखेंगे। अब डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन में वही एक्ट की बात की गई। एक्ट क्या है? मींस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। कमेटी क्या है? मेंबर ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। किसके सेक्शन 3? इसी के सेक्शन 3। फिर सब सेक्शन C है चेयरमैन। चेयरमैन मतलब कमेटी का चेयरमैन। मेंबर्स मीन कमेटी के मेंबर्स। सेक्शंस मीन्स एक्ट के सेक्शंस। ध्यान रखिएगा, यहाँ रूल नहीं लिखा हूँ मैं, ऐसा ना हो कि आप समझ लें कि रूल गलत लिख दिया आप। नहीं नहीं, ये एक्ट है। अगर मैं कोई कहीं भी गलत करता हूँ तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप इसको सुधार कर लें। सेक्शन 2A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। आप कॉपी में ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं आपके। कमेटी में पहला होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जो MOEFCC का मेंबर होगा, उस वही चेयरमैन भी होगा। चेयरमैन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होगा, जो MOEFCC का होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। फिर एडिशनल जनरल ऑफ फॉरेस्ट होगा, वो भी MOEFCC का होगा, वो मेंबर होगा। फिर है आपका ज्वाइंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आएगा, वो भी मेंबर के रूप में जाना जाएगा। 3 एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, 3 एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, वो भी मेंबर होंगे, जिनका एजुकेशन मैं बताया था MSc इन्वायरमेंट, रिसर्च इन्वायरमेंट में और PhD इन्वायरमेंट में होगा, तो वो एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट के कैटेगरी में आएंगे। फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट MOEFCC से होगा, वो भी इसका मेंबर होगा। अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है, सेक्शन 2A में यही अमेंडमेंट है, अगर चेयरमैन मान लीजिए कि एब्सेंट हो गया, चला गया घर, या उसके यहाँ कोई फंक्शन पड़ गया, या कोई अन्य कारण, कोई भी कारण जिससे वो उस दौरान मीटिंग में ना हो, तो एडिशनल जनरल ऑफ फॉरेस्ट MOEFCC चेयरमैन का तरह से एक्ट करेगा।
ओके, देखिए मैं समझा रहा हूँ, लाखों नोट्स इसमें लिखा आया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चे लोग चाह रहे हैं कि मैं उनको इसका जो है पीपीटी भेज दूँ, मेल कर दूँ, तो मैं कर दूंगा मेल। पहले सारे बच्चों की क्यूरी आ जाए, क्योंकि एडिट होना होगा ना, तो उसी अकॉर्डिंग एडिट करेंगे हम। तो आपको जब भी ईमेल मिलेगा फाइनलाइज करके, तो पूरा एडिटेड अपडेटेड वर्जन मिलेगा। तो इसलिए परेशान मत हो, आप लोगों को मेल भी मिल जाएगा। जो भी बच्चे इसको मेल में चाहते हैं उनको भी मैं मेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 2B, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें देखिए 3 मुख्य बिंदु हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होंगे वो 2 साल के लिए नियुक्त होंगे, उससे ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा नियुक्ति नहीं होगी। फिर वो एक्सटेंशन वो चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सटेंशन वो देते हैं कि नहीं देते, कि फिर से कमेटी का गठन किया जाता है। कोई भी पोस्ट वैकेंट रह जाएगी तो वो फिर वो एक बार अगर हो गई रिलीज, तो वो उसका एक्सपायरी डेट 2 ईयर होगा, 2 ईयर तक वो वैकेंट ही रहेगी। वहाँ पे कोई अदर नहीं काम करेगा, वही लोग अंदर पोस्ट में शेयरिंग कर सकते हैं। फिर ट्रेवलिंग ऑफ डेली अलाउंस ऑफ नॉन जो है ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे, या कोई एडवाइजरी अगर नियुक्त होता है, तो उसका जो है वही आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट का ग्रुप W का है नियम, उसके अंतर्गत वो आएंगे और उसी के अंतर्गत उनका पेमेंट होगा। ट्रेवलिंग और जो भी इसका पेमेंट होगा, अनाउंसेस होगा, ये जो है इक्वल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होता है, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में जो भी प्रावधान है, जो भी आपके वर्किंग एम्प्लॉइज़ है, उनका जो भी अलाउंसेस है वो पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अंतर्गत में आता है। यही चीज़ अगर स्टेट के लेवल पे है, स्टेट में कोई कमेटी है, स्टेट में कोई मेंबर अपॉइंट हुआ है नॉन ऑफिशियल मतलब क्या है कि वो उनके टीम का मेंबर, माने उनकी गवर्नमेंट का मेंबर ना हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एनवायरमेंटल साइंस का हूँ, ठीक है, मैं केनाइन पढ़ाता हूँ, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ के वार्डन को लगता है कि मेरा सजेशन इनके लिए फ्रूटफुल है, तो ये मुझे अपॉइंट कर सकते हैं एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। पर मुझे जो है इनको अलाउंस देना पड़ेगा, मुझे इनको पर मीटिंग वो पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को। तो ये यहाँ से होता है, ये चीज़ें यहाँ से होती हैं। फिर सेक्शन 3 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कमेटी। कोई भी कमेटी बनी, उसका सारा डिटेल नॉट लेस देन फ्रीक्वेंसी देन वंस इन अ मंथ, डिटेलिंग के साथ हर बार हर महीने मीटिंग्स होनी है विथ फुलफिलिंग ऑफ कोरम। पहले था 5, इसमें है 3। पहले था 5, सारे एक्ट में 5 मेंबर होंगे, पर फॉरेस्ट के केस में 3 मेंबर्स, फॉरेस्ट रूल के केस में 3 मेंबर्स। चेयरमैन जो होगा, जैसे था मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, तो वो चेयरमैन के निगरानी में होगा। अगर चेयरमैन एब्सेंट है मीटिंग में तो भी मीटिंग हो सकती है, पर ये तब हो सकती है जब चेयरमैन को औचक उसी दिन उसी समय मीटिंग के कहीं जाना पड़ जाए, तो उसका चार्ज कौन लेगा? एडिशनल जनरल ऑफ फॉरेस्ट, MOEFCC का जो होगा वो चार्ज इसका लेगा, वो इसको गवर्न कराएगा, वो मीटिंग को कंप्लीट कराएगा। इसके बाद से सेक्शन 4 कहता है अप्रूवल के बारे में। किसी भी प्रकार का अप्रूवल जो होगा वो रिटन टेक्स्ट में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को से लेना पड़ेगा लोगों को। देखिए इसमें साफ साफ लिखता है, एवरी स्टेट और अदर अथॉरिटी सीकिंग फॉर द प्रायर अप्रूवल shall have to be sent the proposal to the central government in the form appended in this rule। अब वो जो फॉर्म, इसमें एक ही फॉर्म है, उसी के अंतर्गत अप्रूवल मिलेगा, और वो फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड डाक से नीचे लिखे हुए पते पर भेजा जाएगा। यही MOEFCC का पता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको भेजना अनिवार्य होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको जंगल में खंभा गाड़ के बिजली पास कराना है, ठीक है, या वहाँ पे कोई झरना टाइप का है जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, और उसको हमको उसके पानी को हमको बहुत दूर हाइड्रो पावर में इस्तेमाल करना है। आप ये समझिए कि जंगल दिल्ली में है, उसमें एक झरना है और हमको हाइड्रो पावर बनाना है, तो उस जंगल का जो परिधि होगा, मान लीजिए पूरा दिल्ली ये जंगल है, ठीक है, तो उसका जो
झरने का परिधि लास्ट पॉइंट जहाँ से वो उस एरिया से बाहर निकल रही है, मान लीजिए गाजियाबाद, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ पे डैम बनाना है, उसके अंदर नहीं बना सकते हैं, वहाँ बनाना है तो आपको परमिट लेनी पड़ेगी, और वो परमिट उस फॉर्म के अंतर्गत आएगी जो फॉर्म 1 अभी हम लोग आगे इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो वो भर के इसी पते पर हमको भेजना पड़ेगा। फिर फंक्शंस ऑफ द कमेटी। कमेटी का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है कि वो जंगल के जो अनऑफिशियल यूज़ हैं उन पे नियंत्रण रखे। उसका जो है फॉरेस्ट पर्पस के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए ऐसे तो नहीं कहीं गलत उपयोग हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। उसको ये ध्यान में रखना है कि कैसे फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ एरिया, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज़ को हम प्रोटेक्ट करें। वहाँ जो है कैचमेंट अगर है कोई रिवर का तो उसको देखें। रीफ एफॉरेस्टेशन टूल्स को कैसे जो है इम्प्लीमेंट करें। स्टेट गवर्नमेंट को कैसे सर्टिफाई इशू करके अल्टरनेटिव प्लान्स के बारे में बताएं या मीटिंग प्रपोजल्स रखें। तो ये फंक्शंस आते हैं। अब फंक्शन सेक्शन 5, सेक्शन 1 और 2। 1 कहता है कि कमेटी फॉर इट्स एडवाइस देयर ऑन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व मोर देन 20 हेक्टेयर्स। अगर कभी भी फॉरेस्ट एरिया 20 हेक्टेयर में इन्वॉल्व है और उसमें आपको कोई भी वर्क करना है तो आपके पास उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए। और दूसरा कहता है उसी में कि प्रपोजल इन्वॉल्विंग क्लियरिंग ऑफ नेचुरल ग्रोइंग ट्री इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ proportion thereof for the purpose of its for re-afforestation shall not be referred to the committee for its advice। उसको किसी कमेटी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप जंगल में वृक्ष लगा सकते हैं। सरकार, मतलब ये नहीं कि हम ही जाके जंगल में लगा दें, सरकार जंगल में प्लांटेशन करवा सकती है, उसको किसी कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल आप ज़रूर ले लें, सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। गवर्नमेंट की एक्टिविटी गवर्नमेंट के संज्ञान में होनी चाहिए। फिर इसके बाद कमेटी क्या करता है कि टेंडर्स को इन्वॉल्व करता है, टेंडर रिलीज करता है। उस टेंडर की भी मॉनिटरिंग होती है। ऐसा तो नहीं कि आप जंगल में 10 पेड़ काटने का टेंडर दिए। देखिए, जंगल की कटाई भी समय समय पर ज़रूरी है। तो आप काट रहे हैं, काटने पर क्या हो रहा है कि आपको टेंडर देना है। अब टेंडर जो है आपने दिया 10 पेड़ का, 11 पेड़ कट गए, तुरंत टेंडर का कर्मचारी निरस्त उनका, और वो गए जेल के अंदर। उनका सारा टेंडर निरस्त और वो डीबार कर दिए जाएंगे। खाली एक पेड़ काट के एक्स्ट्रा दिखाइए, आप डीबार कर दिए जाएंगे। आप कानूनन डीबार कर दिए जाएंगे, आपको कभी भी फॉरेस्ट का टेंडर नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। इतना खतरनाक एक कंडीशन है। अब इसमें ABCD देख रहे हैं, ये अमेंडमेंट से आए। ए कहता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 का ए कहता है कि फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जब भी इस्तेमाल हो तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले नेचुरल रिजर्व के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में, वाइल्ड लाइफ के रूप में, बायोस्फीयर के रिजर्व में फॉर्म में होना चाहिए। इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज को प्रिजर्व और कंजर्व करने के फॉर्म में होना चाहिए, जो लैंड यूज़ का बात हो रहा है। फिर इसके बाद से फॉरेस्ट लैंड का अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, माने कि अगर फॉरेस्ट का लैंड एरिया को अगर हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई, तभी वो ग्रांट, सैंक्शन, वो परमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद से फिर आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफाई करती है अल्टरनेटिव यूज़ के लिए। और डी पॉइंट कहता है कि जो है स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज़ जो है वो अंडरटेकिंग करती है कॉस्ट ऑफ लैंड जो एक्वायर होगा, उसके जो पहले पैसे का होगा। एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कितना अमाउंट एरिया लगेगा, कितना हेक्टेयर में एफॉरेस्टेशन होगा, ये सारा यहाँ पे इनको डी से मिलता है। तो अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो सेक्शन 5 का आप फंक्शन ऑफ द कमेटी डालिए, सेक्शन 1 लिखिए और आपका एक क्वेश्चन का वो आंसर में बन जाएगा। परंतु यदि आप नेट और गेट और उसके पर्पस से पढ़ रहे हैं, PCS के, UPSC के, तो यू शुड हैव टू रीड ऑल दिस। अपने दिमाग में जाने रहिए कि ये चीज़ें ऐसे से वर्क करती हैं। फिर इसमें 3 आता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जो भी टेंडरिंग होगी
फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, उसका सारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, उसका जांच होगा और तब उस एरिया में आपको प्रवेश मिलेगा। सेक्शन 6 कहता है पावर टू टेक एक्शन। एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है ऑन एडवाइस ऑफ कमेटी, कमेटी के एडवाइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है कि कोई भी ग्रांट हो अप्रूव कर सकते हैं कि नहीं, कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है कि नहीं, कोई प्रपोजल जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है कि नहीं, कोई प्रोजेक्ट है जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सारा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आता है। अब फॉर्म्स, एक ही फॉर्म है इसमें, फॉर्म में मेजर हेडिंग्स क्या क्या हैं अब ये जान लीजिए। ये 16 पॉइंट है। अब ये ना समझ लीजिएगा कि 16 फॉर्म है, फॉर्म एक ही है। पहला है इसमें प्रोजेक्ट का डिटेल रहेगा, दूसरा हेडिंग रहेगा लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा विथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो भी आइटम उसमें इन्वॉल्व होगा प्रोजेक्ट में उसमें एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ का क्या चेंज होगा, डिटेल ऑफ फॉरेस्ट इन्वॉल्व, उस फॉरेस्ट का पूरा डिटेल इंक्लूडिंग स्पीसीज सारी जानकारी इसमें होगी। कोई अगर उसमें जंगल के अंदर फॉरेस्ट ड्रिवलर्स रह रहे हैं तो उनका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उस प्रोजेक्ट के दौरान उसकी जानकारी होनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन स्कीम की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई बिजली का तार गया है, केबल पावर लाइन गई है तो उस ट्रांसमिशन की जानकारी होनी चाहिए। कोई हाइड्रिल पावर फॉर इरिगेशन पर्पस, ध्यान रखिएगा इरिगेशन पर्पस के लिए बिजली पैदा करने की बात नहीं हो रही है, इरिगेशन सिंचाई के लिए ही इस्तेमाल उस झरने का हो सकता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन निकल रहा है तो उसका EIA होना चाहिए। माइनिंग प्रपोजल है तो उसका भी EIA होना चाहिए। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की डिटेल्ड एनालिसिस होनी चाहिए। फिर सब उस रिपोर्ट के फॉर्म के अंदर सब फॉर्मेट बना हुआ है, आपको उसको भरते हुए चले जाना है। और फॉर्म कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बताया था कि आप हाई स्कूल से इंटर तक या कंपटीशन का कोई फॉर्म भरते हैं तो उसी तरह फॉर्मेट होता है, बस ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। कोई अदर जानकारी है उसका इन्वायरमेंट में इसमें क्या है रोल है, इस सारी चीज़ों का क्लियरेंस आपको देना होगा, तब जाके आपका ये फॉर्म फिल होगा, तब जाके आपको कोई अप्रूवल या कोई सैंक्शन इसमें जंगल में मिलेगा। क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो लंग्स कहा जाता है, किसी भी कंट्री के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि उसको हम लोग देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ। पहला है कि जो पहला प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था वन महोत्सव में वो राजघाट नई दिल्ली पर शुरू हुआ था और पहला पौधा KM मुंशी जी ने लगाया था 1950 में। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1950 में शुरू हुई और 1950 में जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसका थीम था नेशनल फेस्टिवल ऑफ सैपलिंग प्लांटेशन। सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1982 में, इसका मेजर थीम था कि ग्रो मोर ट्रीज। और थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से शुरू है, इसका उद्देश्य, इसका थीम है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। वन महोत्सव की शुरुआत पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से होती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पूरा का पूरा वन महोत्सव मनाया जाता है भारत में। इस बार 2020 का थीम था ट्री फेस्टिवल। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने वेदों और पुराणों की तरफ घुसें, अगर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते मिल गया मुझे तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। याज्ञवल्क स्मृति है एक, जो कि 3rd और 5th सेंचुरी CE में लिखी गई। इसमें प्रतिबंध किया गया है ट्री के काटने को लेके, पेड़ को काटने को लेके। कब? 3री और 5वीं, माने ईसा मसीह से पहले हम लोग जो है इसमें, और ईसा मसीह के बाद आफ्टर डेथ पर्यावरण को लेके हिंदुस्तानियों को समझाने की जरूरत नहीं है। हम प्राइमरी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक में पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं। कोई भी आप किताब उठा लो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोई भी, आप सब में इन्वायरमेंट ही पाओगे, हाई स्कूल से लेके इंटर तक। और अब प्राइमरी में क्लास आपका 1 से लेके क्लास 12 तक, 10th 12th जो भी आप प्राइमरी सेक्शन, हायर प्राइमरी जो भी आप कंक्लूड कर लो, किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, पर्यावरण की एक किताब आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज से नहीं है, बहुत पुराना है। मौर्य शासन में चाणक्य नीति में
ये मेंशन्ड है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कहता है मौर्यन एम्पायर का, क्योंकि मौर्यन सबसे रिचेस्ट पीरियड था, तो एम्पायर का कहता है कि फॉरेस्ट जो है वो किसी भी राज्य के वेल्थ को डिनोट करती है। और पहली बार फॉरेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना भारत में मौर्य काल में हुई थी। किस नीति के तहत? चाणक्य नीति के तहत। और ये चाणक्य नीति को ये जानकारी कहाँ से मिली? यह जानकारी इनको याज्ञवल्क स्मृति से मिली, जो कि 3rd to 5th सेंचुरी से लिखा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल टेक्स्ट में उठा के लिखा हूँ, ये नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है तभी यहाँ पे है, वो अलग की कहानियाँ नहीं है, ओरिजिनल है। आप इसको कोट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की कॉपियों तक में, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता, आपके कोई मार्क्स नहीं कट सकते। अब जो याज्ञवल्क की स्मृति है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मिल गई, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। हालांकि ये विकिपीडिया पे भी है, तो चूंकि विकिपीडिया पे लिखा हुआ मैटर जो है आप यूज़ कर सकते हैं जानकारी के लिए। मिताक्षर टीका हिंदू धर्मशास्त्र जो है उसमें भारतीय न्यायालयों में प्रमाणित मानी जाती रही है, मिताक्षर टीका। और ये याज्ञवल्क की स्मृति में ही मिताक्षर टीका आता है। मिताक्षर टीका में न्याय व्यवस्था की बात की गई है, और न्याय व्यवस्था भारत में आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। फिर इस श्लोक, जितने भी श्लोक हैं, चाहे रामायण के हों, वाल्मीकि, चाहे मनुस्मृति के हों, ये अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। इसी में आपका मनुस्मृति और ये सारी चीज़ें लिखी गई, वाल्मीकि रामायण। और जो भी भ्रम फैलाते हैं कि भारत में जो है औरतों को लेकर हुए अत्याचारों पे, तो मैं आपको बता दूं, इसी मिताक्षर के अंतर्गत जो टीका है याज्ञवल्क स्मृति का, इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के प्रयोग का जिक्र किया गया है। माने बिफोर सुप्रीम कोर्ट और वाशिंगटन डीसी डिप्लोमेटिक कोर्ट, इंटरनेशनल न्यायालय, दुनिया के किसी भी न्यायालय, किसी भी सभ्यताओं में सबसे पहले, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में जो इस मनुस्मृति है उसके टेक्स्ट को फॉलो करते हुए याज्ञवल्क स्मृति में महिलाओं को अपनी संपत्ति रखने का, पिता की संपत्ति में उनके हक का पूरा प्रावधान है। आप ताजुब करेंगे, आज तक आप ये नहीं जानते थे। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? इंटरेस्टिंग लगे हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मैं सभी 595 सब्सक्राइबर और जितने भी बच्चे इसको व्यूज़ कर रहे हैं उनको मैं थैंक्स कहता हूँ कि आप लोग इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। एंटरटेनमेंट इज़ दैट विच शेप द फ्यूचर। मनोरंजन वही जो काम आए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नए लॉ के साथ।